के शो में बगावत का जुर्म साबित, आदिल राजा और रजा मेहंदी का कोर्ट मार्शल, तवील सजाएं, ओहदे जब्त, सजाएं रियासत के तहफ्फुज व मफाद के मनफी काम करने पर सुनाई गई। आदिल राजा और हैदर रजा मेहंदी के खिलाफ मुख्तलिफ और मुकदमात भी दर्ज। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। आदिल राजा, रजा मेहंदी, इस तरह के और बहुत से कैरेक्टर्स जो ख़ास तौर पे यूट्यूब से अपनी अर्निंग्स बढ़ाने के लिए, या फिर ये वो क्रिमिनल नेक्सेस जो कि बाकायदा जिसकी फाइनेंसिंग होती है पाकिस्तान के खिलाफ, प्रोपेगेंडा करने के लिए, रियासत को निशाना बनाने के लिए, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को, इदारों को निशाना बनाने के लिए, उनके खिलाफ साजिशें करने के लिए, या उस गठजोड़ के तहत उस अफवाज को जिसकी बुनियाद पर इसको पूरी दुनिया में पहचाना जाता है कि पाकिस्तान को यूनिफाइड रखती है, उसके खिलाफ साजिशें भड़काने के लिए ये आदिल राजा। अब इसको आप ये तो नहीं, कुछ भी नहीं, मेजर तो ये तो ले ही लिया गया, लखा पहले भी नहीं कहते थे। अब एक मुजरिम है, एक भगोड़ा है, भगोड़ा आदिल राजा, भगोड़ा इस्पत रजा मेहंदी। और उसके बाद भी इनकी जो वीडियोस आई उसमें उन्होंने कहा जी कि हमें क्या फर्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो सजाएं हुई इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, और खास तौर पर कानूनी लिहाज से, सियासी लिहाज से इनका मुस्तकबिल, और फिर इस तरह के और कैरेक्टर्स जो कि इस माशरे में हमें नजर आते हैं, उनको इबरत का निशान बनाने के लिए आगे क्या रियासत सोच रही है, क्या कर सकती है। इस अहम सवाल के साथ प्रोग्राम जो है हम शुरू करेंगे। जो ये सजाएं हुई हैं, कुछ तफसीलात इसकी बताते चले कि तवील सजाएं हैं, ओहदे जब्त हुए, जैसा मैंने कहा 2 ओहदे थे, दोनों अफराद को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल और आर्मी एक्ट के तहत सजाएं सुनाई गई हैं। 7 और 9 अक्टूबर को दोनों अफराद को मुनासिब अदालती अमल के जरिए मुजरिम करार दिया गया था। फराइज की अंजामदही, जासूसी से मुतालिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की दफात की खिलाफ वर्जी हुई, सजाएं रियासत के तहफ्फुज़ और मफाद के मनफी काम करने पर सुनाई गई। बरतानिया में है ये आदिल राजा, और इनके बारे में एक वाज़े तौर पर ये जो बातें करते हैं, ये तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर हैं, जो वोट बैंक है, ये उसको कहानियां सुना सुना के मनगढ़ंत के खामोश मुजाहिद ने ये बताया, वो बताया, उल्टी सीधी के उसने खाने में ये खाया तो ये नहीं खाया, सियासी क़यादत, फौजी क़यादत के खिलाफ उकसाते हैं। आदिल राजा ने हाजिर सर्विस अफसरान, 4 अदाकारों पर भी संगीन इल्ज़ामात लगाए। दोनों अफराद बैरून मुल्क से अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा करते थे, और इनके खिलाफ दीगर मुकदमात भी दर्ज हैं। खासतौर पर पेशावर के अंदर मैंने तफसीलात नहीं, तो एक नहीं कई पाकिस्तान पीनल कोड की शिकायत इनके ऊपर लगी हुई हैं, और इनको 12 साल कैद की सज़ा हैदर मेहंदी को हुई, और तमाम क़वाइद और ज़वाबित मुकम्मल करने के बाद इन्हें कोर्ट मार्शल के तहत सजाएं सुनाई गई। प्रोग्राम में मेरे साथ अब्दुल्ला गुल साहब मौजूद हैं, सीनियर तस्वीर निगार हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब हुसैन फैसल मुफ्ती साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा पहले। सर, ये सिग्निफिकेंस ऑफ दीज सेंटेंसेस ये क्या, ये बताइएगा, एंड देन इसकी जो ये इम्प्लाई कैसे होंगी, इम्प्लीमेंट कैसे होंगी, और क्या आप समझते हैं कि ये एक मिसाल बनेंगी फॉर ऑल अदर्स जो ऐसा सोचते हैं, ऐसा जहन रखते हैं, ऐसे मनफी प्रोपेगेंडे का? ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर वक़ार साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? सर जी जी, मेरे से सवाल पूछिए। जी सर, आपकी तरफ प्लीज। जी हाँ, उससे पहले आई थिंक एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, कम टू दी क्वेश्चन, वो है कि हाउ कम सोशल मीडिया जो है, जिसको बड़ा सॉफ्ट समझा जाता है, इट्स बिकम नाउ मोर परवेसिव देन एन एक्चुअल म्यूटनी की जो प्लानिंग है। इसमें मैं छोटी सी मिसाल दूंगा। फर्ज करें पुराने जमाने में 60s 50s में चले जाए, पिंडी साजिश केस था या गतला साजिश थी, तो उसमें लेट्स से कॉन्स्पिरेटर है या ग्रुप ऑफ पीपल है, उन्होंने किया, फिर एक मॉब को लेके चलते हैं और वो म्यूटिंग के लिए या बगावत के लिए उकसाते हैं, और मे भी एक और जगह पे जाके जहाँ लेट्स से कोई लीडरशिप है उसको अटैक करते हैं। तो बड़ा लिमिटेड था इसका स्कोप। अभी सोशल मीडिया जब आप वेपनाइज करते हैं, इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। इट शुड टेकन वेरी सीरियसली। इनकी अपनी मिसाल लेने 9 मई को ये दोनों हजरात जो है डायरेक्ट कर रहे थे 5-6 जगह पे असॉल्ट। उनके चूंकि फॉलोइंग है, मतलब बिल्डर लोग हैं आप कह लें, या जो यूथ ग्रुप है इनका पीटीआई का, ये एक्टिविस्ट थे। तो इसका मतलब है कि सोशल मीडिया में इतनी अभी पावर आ चुकी है, अगर आप वेपनाइज करें तो एक्चुअली इट कैन बी मोर डेंजरस देन अ फिजिकल कॉन्स्पिरेसी। तो अदालतों में कितना सवाल उठता है, ये वो प्रेसिडेंट नहीं था एंड ऑल दैट। ट्रंप के साथ क्या हुआ है? ट्रंप वाज नॉट प्रेसिडेंट जब कैपिटल हिल पे असॉल्ट हुआ है जी। उस पे जो 4 इल्जामात है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन टू इलेक्शन सिस्टम है, असॉल्ट ऑन द स्टेट है, सेडिशन है, और बगावत तक बेसिकली वो ले गए। और वो बेसिकली ऑनेस्टली वहां नहीं था, लेकिन चूंकि वहीं से सारी चीजें डायरेक्ट हो रही थी,
तो अमेरिकन जो कोर्ट्स हैं उन्होंने इसको बेसिकली भी कन्विक्ट कर रहे हैं। उसके बाद उसके चार्जेस को अभी वो बेसिकली पैरोल पे या पहले जमानत पे बाहर है। सो इस लिहाज से एक तो ये है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है टू हाईलाइट कि सोशल मीडिया पे अगर आप कॉन्स्पिरेसी करते हैं, सेडिशन या ट्रीजन या इवन स्पायनाज की एक्टिविटी, तो उतनी वो शायद फिजिकल एक्टिविटी से ज्यादा सीरियस है। अभी आ जाता है कि जो डिटरेंस क्रिएट होगी इससे, एक तो जो रिटायर्ड लेट्स से वेटरन्स हैं पाकिस्तान सर्विसेज के, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के, उनके लिए बड़ा जरूरी है, बिकॉज उसमें स्टिल देर आर सर्टन जर्म्स जो प्रिवेल कर रहे हैं कि आप इवन रिटायरमेंट के बाद, बिकॉज सिंस आप को यू बीन पार्ट ऑफ द मिलिट्री और मिलिट्री लॉ के प्रिव्यू में भी आते हैं, तो उसको चार्ज किया जा सकता है और ये डिटरेंस का काम करेगा। बाकी जो है 1923 का जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, ये भी प्रोटेक्ट करता है 3-4 चीजों को। वन इज फिजिकल असॉल्ट, नंबर 2 स्पाइंग है, उसके बाद सबवर्जन है, माइंड को सबवर्ट करना, और ये पूरी आई थिंक ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। आप जाएं किसी मिलिट्री गैरिजन में अमेरिका में और सिपाही खड़ा हो संतरी को शाउट करें तो मे बी यूल बी पुट बिहाइंड बार फॉर 5 years ऑनेस्टली। इस तरह इंडिया में आप चले जाएं, बांग्लादेश में, ऑल ओवर, बिकॉज मिलिट्री की एक जरूरत है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए अगेंस्ट सच एक्टिविटीज। तो इस लिहाज से एक तो खुशाइन भी है और आई थिंक बड़ी अप्रोप्रिएट सजाएं इनको डिफेंस का चांस दिया गया था कि आप तशरीफ लाएं और उसको फेस करें। एंड इवन नाउ अगर को लेट्स से जहां लाया जाता है, दे विल हैव द ऑप्शन टू बेसिकली। ठीक है, अच्छा आपने जो फरमाया वकार साहब कि एक तो ये कि ये ऑल टोल्ड, अगर आप 9 जी, एक तो आपने कहा कि एक तो सोशल मीडिया को वेपनाइज करना, दूसरा फिर आप जो कह रहे हैं कि ये कानून के तहत जो भी सजाएं हुई हैं और आप डिटरेंस की बात भी कर रहे हैं और यू सेटिस्फाइड कि सही सजाएं हुई हैं, लेकिन इसका ये कानूनी पहला जो हुसैन साहब, मैं आपसे कानूनी पहलू में पूछना चाहूंगा कि क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये मुल्क वापस लाने के लिए हुसैन मुफ्ती साहब, क्योंकि ये भगोड़े हैं, क्रिमिनल हैं, कन्विक्टेड हैं, जो ये नारे दूसरी हमारी सियासी क़यादत तो कहते थे, वो खुद है ये इस वक्त आदिल राजा, कैसे वापस लाया जाएगा पाकिस्तान? क्या गवर्नमेंट अपने तौर पे कोई इनिशिएटिव लेगी या इस फैसले के जो अदालती प्रोसीजर की रोशनी में ये आगे बढ़ेगा मामला? हुसैन मुफ्ती साहब, बेसिकली जिस वक्त ये फैसला लिखा गया होगा उसमें इन दोनों के परपेचुअल वारंट भी जारी किए होंगे, क्योंकि इनको थ्रू फॉरेन ऑफिस और जो हमारी हाई कमीशन है कनाडा में और बरतानिया में रिस्पेक्टिवली, उनके ज़रिए इनको नोटिस सर्व किए गए थे कि और 1 महीने का 2 दफ़ा टाइम दिया गया था कि आप आएँ और अपने ख़िलाफ़ चार्जेस को फेस करें। लेकिन चूंकि ये नहीं आए, उन्होंने ख़ुद अपने लिए बेहतर समझा कि हम ना जाएं, लेकिन कानून तो अपना रास्ता ख़ुद निकाल लेता है। बेसिकली अब सूरत हाल ये है कि अगर ये सरेंडर नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ सर्विंग आउट देयर सेंटेंसेस, तो इनको इंटरपोल के ज़रिए लाया जाएगा। उसका तरीक़ाकार ये है कि रेड वारंट निकलेगा, वो मुतल्लिका हुकूमत को जाएगा और मुतल्लिका हुकूमत जो है वो इन कन्विक्टेड दोनों लोगों को हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के हवाले करेगी। सही। और आप जो ये जो पूरा प्रोसीजर होगा, इसके साथ ये भी मुझे बताइए हुसैन साहब, क्योंकि इसमें ये नहीं कि सिर्फ ये अकेले थे, ये एक खास सोच को बढ़ा रहे थे आगे, और उस सोच का एक सियासी जमात से ताल्लुक था, उन्हीं के वोटर्स को करते थे। तो विल इट बी इन्वेस्टिगेटेड कि इनकी जो, और ख़ासतौर पर जो इनके सहूलतकार पाकिस्तान में हैं, या जिस तरह ये यहाँ से पूरा एक मैसेज था, क्योंकि ये वही मैसेज आगे बढ़ाते थे, नैरेटिव जो एक तहरीक इंसाफ का होता था, तो ये कोई ना कोई नेक्सस तो था ना आपस में। क्या उन लोगों को सजाएं या उन लोगों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा हुसैन साहब? देखिए, मैं ये बताता चलूँ कि जो भी हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं जी, जिस वक्त पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक ओथ दर्ज है, वो हर ऑफिसर सीक्रेसी ख़ास तौर पे, बाकी पार्ट्स में उस ओथ के छोड़ देता हूँ कि थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम वो जो भी सर्विस के दौरान उसकी एक्सेस थी किसी इंफॉर्मेशन की तक, किसी डॉक्यूमेंट तक, वो उसको अपने पास राज रखने का पाबंद है जी। दूसरी बात यह है कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये इतने ही मर्द के बच्चे थे, तो जब इन्हें नोटिस सर्व हुआ था तो ये आके उसको फेस करते। ये सिर्फ जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ऑब्वियसली दे आर प्लेइंग इन हैंड्स ऑफ सर्टेन फॉरनर्स जो किसी पुल के भी हो सकते हैं, किसी तंजीम के साथ भी उनका ताल्लुक़ हो सकता है। तो जब ये वापस आएंगे तो अब इस पर्टिकुलर केस में तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती क्योंकि सज़ा हो चुकी है।
अगर कोई और मुकदमा दर्ज होता है किसी और के ख़िलाफ़, ऑब्वियसली हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ इन्वेस्टिगेट कर रही होंगी कि कौन से हाथ इनके पीछे हैं जो इन्हें प्रोटेक्ट किए हुए हैं। सही। और अब्दुल्ला गुल साहब, कौन से हाथ पीछे हैं जो इनको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, ये कौम भी जानना चाहती है। और ये मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर कौन से हाथ हैं जिनकी फाइनेंसिंग, जिनकी नैरेटिव को ये परवान चढ़ा रहे थे और चढ़ा रहे हैं, और आप मुतमईन हैं इस कानूनी कार्रवाई से? अब्दुल्ला गुल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, शायद हमारे ये दोनों शुरका जो हैं ये इतना नहीं जानते होंगे जितना मैं जानता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं पाकिस्तान का पहला वो आदमी हूं जो सिविलियन तौर पर जो है एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का मेंबर था, और मुझे तमाम लोगों ने मिलकर वोट के जरिए, मतलब 100% वोट मेरे हक में थे। तो ये मुझे मालूम है कि ये किस तरीके से आए और इनके मकासद क्या थे। ये बाकायदा इसको एक जो हुकूमती सरपरस्ती थी एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, जो कि मेरे वालिद जनरल हमीद गुल ने इसको आगे परवान चढ़ाया था, और लेकिन उसका मकसद कुछ और था। वो सिपाहियों के बच्चों के लिए, उनके सिपाहियों के लिए, और जो हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनकी फलाह और बहबूद के लिए जो है ये इदारा था। और अफवाज पाकिस्तान का जो है वो कंधे से कंधा मिला के उनके साथ हर किस्म के मैदान में चलने के लिए तैयार था। ये इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट था। लेकिन उसके बाद जो है वो एक हुकूमत ने आके और फिर बाकायदा उस वक्त के जो एजाज शाह साहब थे, ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब जो कि वजीर दाखिला रहे, और इसी तरीके से अली मोहम्मद खान साहब थे, दीगर वज़रा जो थे, वो बाकायदा एक्स सर्विसमैन के दफ्तर में जाते थे और वहां जाके उनको फंडिंग तक जो है वो कई लोगों ने उसके अंदर फराहम की। और उसके बाद जो है उसके अंदर अमेरिकन इन्फ्लुएंस आना शुरू हुआ। ये मुझे बिल्कुल बात बड़ा वाज़े पता है, क्योंकि अमेरिकन के जो वेटरन ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने जो है बाकायदा इनको सपोर्ट करना शुरू कर दी, और एक खास सोच जो है वो फौज के अंदर थ्रू जो उनके पुराने रिटायर्ड अफसरान थे और उनके जो जूनियर अफसरान थे उनके जरिए आदिल राजा जैसे लोगों को ये शामिल करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आदिल राजा आउट ऑफ नो वे जो है वो आके एक्स सर्विसमैन के अंदर बाकायदा उन्होंने चकलाला स्कीम 3 रावलपिंडी में उनका दफ्तर था, और वहां बैठ के बाकायदा जो जमीन की खरीदो फरोख्त का काम था वो भी किया जाता था। जब ये रिटायर हुए तो इन्होंने अपने सीनियर्स के पास गए और कहा कि मुझे आप कुछ मदद कर दें कि मुझे डीएचए के अंदर कुछ फाइल्स वगैरह दे दें ताकि मैं बेच बाज के अपना कोई गुजारा करूं। जैसे कि एक होता है कि जी चलें, एक ब्रदर ऑफिसर है, लोगों ने इनका जो है वो ख्याल रखा और इनका कोई रोटी रोजी का बंदोबस्त हो गया। लेकिन उसके बाद ये एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के अंदर बाकायदा उनके जो मीडिया तर्जुमान के तौर पर जो है ये सामने उभर के आए, और उसके बाद इन्होंने जो है बाकायदा जो है वो एक मलाइन करना शुरू कर दिया। उस टाइम तक इनके 1284 जो थे वो ट्विटर के ऊपर फॉलोअर थे, टोटल ये आलम था। फिर उसके बाद ये जो है इन्होंने एक खास तौर पे सोच समझ के कर एक प्रोपोगेंडा किया। वो प्रोपोगेंडा बड़ा अहम है, क्योंकि जब ये भागे तो उससे पहले पाकिस्तान से ये 2014 के अंदर बाकायदा जब ये सर्विस में थे तब इन्होंने अप्लाई कर दिया बरतानिया के अंदर जो है वो सकूनत के लिए। उनकी सबीन जो उनकी अहलिया हैं उनके साथ मुलाकात हुई, और सबीन साहिबा जो है वो फिर पाकिस्तान, वो एक लंबा किस्सा है, मैं उसमें नहीं जानना चाहता। लेकिन उसके बाद इन्होंने सर्विस में होते हुए इन्होंने बरतानिया के अंदर जो है वो उसकी शहरियत के लिए और उसकी रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर दिया। और उसके बाद जो है इनको आम आदमी को, तो अब सैफान खान साहब आप एक बड़े सहाफी हैं, आपको वीजा नहीं देंगे बरतानिया वाले, लेकिन इनको रेजिडेंस वीजा दे दिया। कमाल ये है, आपने पूछा हाथ कौन से पीछे हैं, ये बड़ा अहम है। ये जब यहां पाकिस्तान से भागे तो जहां ट्रांजिट किया इन्होंने पहले शहर के अंदर, उस ट्रांजिट के अंदर बकायदा इनको इंडियन वहां का जो सेक्रेटरी था, जो रॉ का, जिस तरीके से एक रॉ का जो कनाडा के अंदर पकड़ा गया जो कत्ल में मुलविस था, इसी का काउंटर पार्ट जो है वो एक और मुल्क में था, और वो उस मुल्क के अंदर जो है वो वहां इनकी मुलाकात हुई। वहां ये रह के इन्होंने ये तमाम मामला तय किए, और फिर जैसे कि आपको मालूम है कि जो जितना सोशल मीडिया है, चाहे वो एक वक्त में, क्योंकि अभी तो ये एक्स हो गया, लेकिन जब ट्विटर था और उसके पहले जो है वो आपको पता है फेसबुक और यूट्यूब, इन तमाम में जो यहूदी और जो भारतीय इन्फ्लुएंस है वो बहुत मौजूद है। अब इनको वहां जाके रहने दिया। अब ट्विटर और ये जो इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका एक बुनियादी कानून है। बुनियादी कानून ये है कि ये इजाजत नहीं देते किसी किस्म की भी वायलेंस का, किसी की किस्म की जो आप किसी हुकूमत के अहलकार के
के मुतालिक कोई आप राय तो दे सकते हैं, लेकिन उसके मुतालिक कोई डॉक्यूमेंट्स या उसकी जो ग्राफिक वायलेशन है वो नहीं कर सकते। इन्होंने वो तमाम किए, और हद यह है कि इन्होंने GHQ के साइन चोरी करके इन्होंने उसके ऊपर फेक लेटर बनाए और वो बकायदा जो है दिए। पाकिस्तान ने ये मामला बरतानिया की हुकूमत के साथ उठाया, लेकिन बरतानिया ने उसके ऊपर कोई, जिसको कहते हैं ना कि वो अमल वो नहीं किया। इनके वहां बैठने से क्या आपका क्या ख्याल है कि इनका MI6 के साथ कोई कनेक्शन नहीं है? ये नामुमकिन है कि इनका जो है वो कनेक्शन ना हो, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। एक आदमी जो पाकिस्तान अफवाज के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए जो है वो रोजाना झूठ के ऊपर मबनी प्रोपेगेंडे कर रहा है। अंदाजा ये करें कि DGISI के मुतालिक इन्होंने कहा कि उन्होंने जो है वो ऊपर मंजिल पे उनकी दूसरी एहलिया रहती हैं। भाई पहली बात यह है कि दूसरी एहलिया रखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं जाती तौर पे उनको जानता हूं, वो उनके घर के ऊपर दूसरी छत है ही नहीं। यानी कि ये ऐसा ही है जैसे आपको याद है कि भारतीय एक ने कहा था कि वो 5वीं मंजिल पे ISI के लोग बैठे हुए हैं काबुल के अंदर, जबकि उस होटल की 5वीं मंजिल साहब इनका मोडस ऑपरेंडी यही था कि ये तमाम इस तरह की जो झूठी खबरें फैलाकर और इस तरह से और फिर उसको यकीन करवा के और खास एक मेंटेलिटी को कैटर करते थे। लेकिन आपने जिस तरह कहा कि बहुत से पसे पर्दा कुव्वतें हैं। ब्रिगेडियर वकार साहब, आप इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, क्योंकि जो निशानदेही की अब्दुल्ला गुल साहब ने बड़ी दुरुस्त है। अमेरिका इन्होंने बताया जिक्र के जब ये एक्स सर्विस में सोसाइटी में थे, और फिर उसके बाद जो बरतानिया का किरदार रहा और अब जो किरदार आगे होगा इनको वापस लाने के लिए, ये भी बड़ा अहम है। तो इस पर अगर आप एक ब्रेक हमें कहा जा रहा है, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ब्रिगेडियर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू, हुसैन साहब का भी लेते हैं, इस ब्रेक में चल रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आदिल राजा और रजा मेहंदी, इन दो शख्सियात के हवाले से आपको बता रहे हैं किस तरह इनका कोर्ट मार्शल हुआ है। अब ये क्रिमिनल कन्विक्टेड भगोड़े हैं, इनको भगोड़े कहा जाए, क्योंकि पाकिस्तान में नहीं है, सजाएं हो चुकी हैं, और अब ये ना नाम के आगे मेजर ना कैप्टन लगा सकते हैं, ना इस काबिल है कि इनको लगाया जाए। साजिशें इनकी तरफ से जारी रही पाकिस्तान के रियासती इदारों को नुकसान पहुंचाने के लिए, अफवाज को तोड़ने के लिए। हमारे जो उस वक्त नौजवान है उस तबके के, उसकी मेंटालिटी पर हमलावर हुई है, और इनके पीछे जो पूरा नेक्सस था जो अभी भी ऑपरेट करता है, हम उसको बेनकाब कर रहे हैं। ये जो पूरा एक गठजोड़ था जिसके जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश इन दो अकाउंट्स के जरिए और इन जैसे और इन्फ्लुएंसर्स के जरिए की गई, आज उस पर बात और बेनकाब कर रहे हैं। वकार साहब, आप ब्रिगेडियर साहब फरमाइएगा, क्योंकि अब्दुल्ला गुल साहब ने जो निशानदेही की कि MI6 और दीगर एजेंसीज का नाम वो ले रहे हैं, आपकी इस पर इत्तलात या इस पर क्या आपका तज्जिया है कि क्या वाकई में आलमी सतह पर इनको रियासती सपोर्ट हासिल है जिस बुनियाद पर यह पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, खासतौर पर सोशल मीडिया पे भी उनको कोई बैन नहीं लगता? ब्रिगेडियर साहब। आई थिंक आई विल एग्री विद हिम 100%, बिकॉज इसमें एक तो जो इनकी रिसर्च एनालिसिस विंग के जो ऑपरेटर्स हैं, इनके साथ इनकी बातचीत मंजर यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है। फिर ये देखना चाहिए कि भारत इनका नैरेटिव क्यों रेजोनेट करता है। ये बड़े फेवरेट हैं दोनों, और इनके साथ कुछ और कान टूटे हैं, तो इंडियन मीडिया इसको बहुत उठाता है। इसी तरीके से इंडियन मीडिया का एक खास नैरेटिव है, ये लोग रेजोनेट करते हैं। इसका मतलब है कि डेफिनेटली इंडिया के साथ तो कनाइमस है। एज फार एज आई थिंक जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आई एग्री के उनकी इजाजत के बगैर नहीं हो सकता। इफ यू लेट्स से हमारे अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं यूके के साथ या नॉर्थ अमेरिका या कनाडा के साथ, तो क्यों ऐसे लोगों को क्विकली हवाले नहीं किए जाते जबकि वो कन्विक्ट हो चुके हैं। मैं सिर्फ मिसाल दूंगा कि आप मिडिल ईस्ट देख लें, आप चाइना चले जाएं, रशिया, अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया, टर्की, यहाँ से क्यों नहीं डिजिटल बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बात कर सकते? बिकॉज वहां पे दोस्ती निभाई जाती है। लेकिन कुछ आई थिंक वेस्ट में कुछ कंट्री, स्पेसिफिकली यूके, देन कम्स आई थिंक यूरोपियन यूनियन, कुछ ममालिक स्पेशली फ्रांस और बेल्जियम, और फिर ऊपर आप नॉर्थ अमेरिका, वहां पे डिजिटेंट ग्रुप्स को सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खाते में जो है बहुत ज्यादा लिबरे, आई एम श्योर दे आर बीइंग स्पॉन्सर्ड। दूसरा ये कि 8-8 घंटे अगर आप बैठ के सोशल मीडिया पे एक हर्जा सराई करते हैं, मेरे मुंह से कोई लफ्ज निकल जाएगा, तो आप हाउ कैन यू सर्वाइव इन द वेस्ट? इट्स सो टफ कि वहां पे आपने अगर बीवी बच्चे पालने हो तो $1 कमाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप काम क्या करते हैं? साफ इसका मतलब देयर इज सम फंडिंग, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी है और फिजिकल एविडेंस भी है। और आई थिंक अब्दुल्ला गुल साहब जो कह रहे हैं
इनकी कनाइमस के बगैर नहीं हो सकता जो एजेंसी ने होस्ट है, एंड देन दे फाइंड यू नो अ प्ले। बाकी आ जाता है कि जो बेसिकली जो रेजोनेट होता रहा पीटीआई का नैरेटिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे पहले ये बताएं ब्रिगेडियर साहब कि सर ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो कनाइवेंस है और ये बयानात हैं, ये हम इससे पहले जिक्र कर चुके हैं, ये अल्ताफ हुसैन बानी एमक्यूएम के मामले में। आपको लगता है कि रियासत जितनी मुतहरिक हुई और उसके बाद जो एक्शंस हुए और हमने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस समेत तमाम कानूनी कार्रवाइयां की थी, तो इश्तियाल अंगेजी भी हो रही थी, रियासत मुखालिफ बयानात भी वहां से अभी भी आ रहे हैं, आते हैं, तो उसको रोक नहीं पाए हम। जो बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के बयानात हैं वो अभी भी सोशल मीडिया पे बैठकर बातें करते हैं और अक्सर रियासत के खिलाफ बात करते हैं, नरेंद्र मोदी तक को खत लिख चुके थे। तो क्या इनको रोकने में हम कामयाब होंगे ब्रिगेडियर साहब? जिसमें अगर आई थिंक आप इफ यू पुट योर फुट डाउन, तो ये नहीं है कि अगर गवर्नमेंट एक्सर्ट करे और लेट्स से स्टेट एक्सर्ट, इसमें गवर्नमेंट पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है, आपके सफारत खाने का है। अगर आपने रिलेशनशिप लिखना है तो दे कैन बी रिमाइंडेड कि भाई व्हाट इज द रिलेशनशिप एट द कॉस्ट ऑफ, क्या आदिल राजा और हैदर मेहदी जैसे पकौड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान यूके और पाकिस्तान नॉर्थ अमेरिका का रिलेशन या पाकिस्तान कनाडा का रिलेशन? तो वहां पे आई थिंक डिप्लोमेसी का भी काम है। बाकी डिटरेंस जरूर है और इसमें आई थिंक देर या बदेर आप कह लें कि इनको डेफिनेटली लाया जाएगा और इनको फिर करार वाकई सजा भी दी जाएगी। बट ये जरूर है कि वेस्ट में कुछ ममालिक जो हैं डेफिनेटली पैटर्नाइज हैं, वो पैसा भी लगाते हैं बिकॉज वो समझते हैं कि एज अ लीवरेज वो लोग यूज कर सकते हैं। और उसमें आई टेंड टू एग्री विद जो अब्दुल्ला साहब बात कर रहे हैं कि इसके बगैर, इनकी सपोर्ट के बगैर ये हो नहीं सकता। और आप पीटीआई का जिक्र कर रहे थे अभी कि पीटीआई का जो माइंडसेट है, आप जी, उसमें मैं कह रहा था कि इसमें जो ऑर्केस्ट्रेशन 9th वे का थोड़ा सा आई जस्ट एक्सपैंड इट कि 9th वे को आपको याद है उन्होंने लाइव कॉल्स की, उन्होंने टारगेट्स आइडेंटिफाई करके बताए लोगों को, और जो इनके एक्टिविस्ट थे वो तो असॉल्ट करते। फिर कॉल्स आई ज़ल्मे खलीलजाद की, फिर कॉल्स आई कुछ नियो कॉन्स के इनके सेनेटर और कांग्रेसमैन की, इंक्लूडिंग दी आर्मी चीफ शुड स्टेप डाउन। इन्होंने भी एक कंकॉक्टेड स्टोरी दी कि शायद ऑलरेडी कू हो चुका है। तो ये क्यों हो रहा था? इसका मतलब है कि फिर पीटीआई चेयरमैन के आपको पता है जो बातचीत है आई सामने, जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया जिसके केस में कहा था जी कि बेसिकली एक स्टांस लिया था अमेरिका के, उन्हीं को रिक्वेस्ट कर रहे थे जी कि आप हमारी मदद करें और प्रेशर डालें। तो इसका ये है कि एक टोटल, और इसके अंदर आई थिंक सेनेटर भी इन्वॉल्व है, उसकी डिटेल्स आएंगी जो उनको फीड करती थी नैरेटिव और वहां से फिर कम्युनिकेट होता था। तो इसमें डेफिनेटली पीटीआई और जो एक्टिविस्ट हैं और इनका जो इकोनॉमिक्स, आई थिंक अभी मिलिट्री कोर्ट्स का केस भी गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, दे शुड आई थिंक क्विकली लिसन टू दिस अपील और फैसिलिटेट करें। बिकॉज इस तरीके से अगर आप सिविल अदालतों में जहां आई थिंक 25 लाख केस पेंडिंग है तो आप ऐड कर दें तो इट विल टेक इयर्स टू डिसाइड, और इसमें यहाँ पे क्विक जस्टिस चाहिए होता है। लेकिन ये जो आपने एक अहम बात की कि इसमें कानून के से ज्यादा सिफारती ताल्लुकात भी वेटेज रखेंगे, हुसैन मुफ्ती साहब, क्या हम इनको इबरत का निशान बनाने के लिए या रियासत वापस लाने के लिए सिर्फ कानूनी कार्रवाई जरूरत होगी या वी विल नीड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स एज वेल इन अ वेरी एग्रेसिव डिप्लोमेटिक अप्रोच? क्या लगता है हुसैन साहब? देखिए, अगर ऑब्वियसली इनके पीछे कोई बाहर की हुकूमतें इन्वॉल्व हैं जी, तो उसमें डिप्लोमेसी ऑब्वियसली एक अच्छा रोल प्ले करेगी इनको वापस लाने के लिए। लेकिन इसके बेसिकली 3 कोर्सेज हैं। पहला कोर्स ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि बाहर की हुकूमतें इनको पाकिस्तान एक्स्ट्राडाइट नहीं करती तो पाकिस्तानी हुकूमत ये भी रिक्वेस्ट कर सकती है कि सिंस दे आर कन्विक्टेड और उनकी कन्विक्शन इन फील्ड है, वो उनको पकड़ के कनाडा और बरतानिया बिलतरतीब वहाँ की जेलों में इनसे ये सज़ाएं सर्व आउट करवाएं। और दूसरा तरीका ये है कि इनको पाकिस्तान लाया जाए, और तीसरा तरीका ये है कि जिसके बहुत ही रिमोट चांसेस हैं कि ये ख़ुद आके अपने जो भी इनके अपील के लीगल राइट्स हैं वो अवेल करें। लेकिन जब तक ये पाकिस्तान आके सरेंडर नहीं करते, ये सज़ाएं इन फील्ड रहेंगी। और जो एक पनिशमेंट की थेरी है, डेटरेंस थेरी ऑफ पनिशमेंट, उसके तहत एक बेहतरीन डेटरेंस है ऐसे तमाम लोगों के लिए जो रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन हुसैन साहब, ये तो रियासत से आगे कोई चीज नहीं है, वापस लाने का एक मरहला है, लेकिन इनको वहां रोकने के लिए या कम से कम थ्रू पीटीए या थ्रू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इनको रोकने के लिए कि इनके बयान और इनकी लाइफ, तो वो उसके लिए क्या कोशिशें हो सकती हैं? जी, सोशल मीडिया का चूँकि गलत इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये सडिशन और बाकी जराइम किए हैं, तो लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स दोनों मुतल्लिका हुकूमतों को लिख सकती है कि इनके सोशल मीडिया के चैनल्स बंद किए जाएं, और ये ऑब्वियसली इस पर कार्रवाई शुरू हो गई होगी।
लेकिन आप क्या समझते हैं, क्योंकि कार्रवाई और कानूनी तौर पर तो लिखा होगा गवर्नमेंट ने और रियासत ने, लेकिन अभी तक अकाउंट्स बंद नहीं हुए भी तो कुछ दिन के लिए, तो ये भी फेवरेटिज्म है, क्या है आपको लगता है हुसैन साहब? देखिए, ऑब्वियसली पूरी दुनिया में जहाँ पे भी फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच का, कि बंदा अपनी मर्जी से जो चाहे कह सकता है, लेकिन वो भी सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस है। देखिए, अगर फ़र्ज़ करें मैं और आप दो लोग हैं, हम दोनों के पाकिस्तान में के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं, तो मेरा फंडामेंटल राइट वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा जहाँ से आपका शुरू हो रहा है। एग्जैक्टली। तो बेसिकली जिस वक्त आप कानून को अपने हाथ में लेते हैं और फिर आप ये डिफेंस क्लेम करते हैं कि जी मेरा राइट ऑफ स्पीच है तो मैं जो मर्ज़ी बोलूँ, नहीं, ऐसा कतई नहीं है। आपको एहतियात का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको एक ऐसी गुफ्तगू करनी चाहिए जिसमें रियासत किसी तरीके से मुतासर ना हो। एक आम शख्स को आप साइड पे कर दें। ये पाकिस्तानी सिटीज़न भी हैं, ये ड्यूटी बाउंड हैं कि अपने कद में रहें। और बाकी ये जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि भगोड़ा बड़ी एक कोई गलत टर्म है, नहीं, कानूनी तौर पे जो बंदा मफरूर हो जाएगा, जो अपने आप को सरेंडर नहीं करेगा, उसे भगोड़ा ही कहेंगे। ये कानूनी टर्म है, इसमें कोई मजायका नहीं है कि इनको भगोड़े के नाम से ही पुकारा और जाए। ये इसी ज़बान में मुखातिब होते थे पाकिस्तान की सियासी क़यादत के लिए, तो मैं इसी ज़बान में इनका नाम भी हम यही कहते हैं, भगोड़ा आदिल राजा, भगोड़ा हैदर मेहंदी, क्योंकि ये खुद भी इसी ज़बान में मुखातिब होते हैं, तो इन्हीं की ज़बान में इनको नहीं, ये कोई गलत लफ्ज़ नहीं है, ये तो कानूनी लफ्ज़ है। अब्सकॉन्शन की जी, अब्सकॉन्शन का उर्दू में तर्जमा करें तो भगोड़ा होगा। एग्जैक्टली। तो अब ये जो भगोड़े हैं, तो आप समझते हैं कि रियासत जो है वो मुतारिक होकर इनको वापस ला सकती है? हाउ मेनी एग्जांपल्स हैव वी सेट, स्पेशली अगर बरतानिया की बात की जाए सर, जो लीगल प्रेसिडेंट्स रहे हम कामयाबी से, क्योंकि ये बड़ा हमने चर्चा सुना था पीटीआई में कि हम लेकर आएंगे इसको, उसको लेकर आएंगे, कभी फ्रूटफुल हुआ है ये? ऑब्वियसली जिस वक्त ये हर्जा सराई कर रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मामला बरतानवी हुकूमत के साथ टेकअप किया। उन्होंने कुछ चीज़ें हमारे सामने रखी कि जी इन कुछ हालात में हम बंदे को एक्स्ट्राडाइट कर सकते हैं। उसमें एक रीज़न ये भी थी कि अगर कोई कन्विक्टेड हो, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट से कॉन्विक्ट हो, तो उसको पाकिस्तान लाया जा सकता है थ्रू इंटरपोल। एग्जैक्ट। और वकार साहब आप फरमाइए, क्योंकि ये जो इस मामला है, इसके अंदर इनको देखा देखी यूट्यूब के जरिए अर्निंग्स के लिए, और फिर इनको देखा देखी और भी लोग जो कि इस पूरे नेक्सस से शामिल हो गए, उनके लिए अब पैगाम क्या है इस सज़ा के बाद? क्या उनको उनके लिए शटअप कॉल है, दे शुड स्टॉप राइट एट द मोमेंट? और बहुत से लोग जो कि असाइलम सीकर्स हैं, ऐसे बहुत से बहुत से लोग जो यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, वो इस तरह के इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं ताकि उन पर मुकदमा कायम हो और फिर वो पाकिस्तान से बाहर जाएं और बाहर जाके असाइलम सीख करें और वहाँ पर अपनी रहाइश करें। तो क्या उन लोगों के लिए पैगाम है, रियासत को उनके खिलाफ कैसे मुतारिक होना चाहिए? वकार साहब देखिए इसमें आई थिंक मल्टीपल एवेन्यूज होती है। एक तो जो सोशल मीडिया लॉज हैं आपके विद इन पाकिस्तान, ओलंपिक का ऑर्डिनेंस भी आया और उसको पार्लियामेंट ने भी अप्रूव किया, लेकिन उसको फिर आगे थोड़ा कदगने लगाई गई। बाकी जो है इसमें स्टेट से किया ऐसा नहीं। अभी इंडिया में भी इश्यूज हैं, लाइक देयर आर सर्टेन डिसीडेंट, लेकिन कुछ को एक्स्ट्राडाइट करके वो ले आए जहां स्टेट अपना एक्सरसाइज करती है राइट। बाकी आ जाता है कि अभी लाइक इंडिया में अगर आप स्टेट के अगेंस्ट करते हैं, उन्होंने ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स को पाबंद किया, लाइक यूट्यूब है, फेसबुक है या ट्विटर है, कि इवन माय अकाउंट इज ब्लॉक्ड। जैसे अगर मैं कश्मीर बात करता हूं तो इंडिया में नहीं देखा जा सकता। तो उन्होंने पाबंद किया कि 30 मिनट्स में वो फौरन इसका नोटिस लेंगे और दे विल हैव टू रिमूव, और विद इन 48 आवर्स दे कैन बी टेकन टू द कोर्ट्स। तो ये है स्ट्रिंजेंट लॉ और उस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया हुआ इवन बाहर का जो है। बाकी इस तरह रॉ ने डेथ स्क्वाड भेजी, वो भी एक तरीका है। आई विल नॉट से कि ये कोई तरीकाकार है, लेकिन वो लोग डिसिडेंट्स को जाकर टिकाने भी लगाते हैं और इसी तरीके से इवन रशिया ने किया है। लेकिन अभी जो आई थिंक लीगल डिटरेंस है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहने को ये कह सकते हैं कि जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और हम बड़े हीरो बन गए हैं, बट अदरवाइज आई थिंक इट्स अ वेरी मेजर स्टेप जो स्टेट ने लिया है। बाकी ठीक है, उनका लीगल राइट है आके यहाँ डिफेंड करें, और दिस विल बी अ डिटरेंस फॉर एनीबॉडी, बिकॉज आफ्टर ऑल इनके रिलेशनशिप्स हैं यहाँ पे, आपने सर्वाइव करना है। फिर मजे की बात है कि मिलिट्री बैकग्राउंड्स भी हैं इनके, लेट्स से फैमिलीज रही हैं, और उसमें हमेशा मैं कहता हूँ, लोग पूछते हैं जी कि ये क्यों हुआ है, दे आर सेकंड और थर्ड जनरेशन फौजीज, और इनके यानी बड़ा सेलिब्रेटेड रहे इनके लेट्स से इनके जो बुजुर्ग थे। तो आई थिंक उसमें कल्ट लीडरशिप का बहुत रोल है, जहाँ पे आई वुड से कि स्पेशली पीटीआई में एक बड़ा डेवलप किया गया
जिस तरह के नाम दिए गए, बिल्कुल एक अवतार का दर्जा दे दिया गया, तो उसमें फिर ब्लाइंड हो जाता है फॉलोअर। बाकी जो रहा, आप कह रहे हैं कि कुछ लोग लेट से सिर्फ अर्निंग के लिए करते हैं, मे बी दैट कैन बी एक्सेप्टेड अगर लाइट सी आप और कुछ लोग असाइलम के लिए करते हैं, यू नो, ऑर्केस्ट्रेटिंग प्रिजन और असॉल्ट अगेंस्ट द स्टेट, तो आई थिंक बहुत ज्यादा सीरियस है जो इन्होंने किया है। और कुछ लोग, जिस तरह हुसैन साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, स्पेशल कि कुछ लोग तो इसलिए भी करते हैं कि उन पे मुकदमात कायम हो और फिर वो मुल्क से बाहर जाकर अप्लाई कर सकें फॉर असाइलम। ये भी तो एक स्ट्रैटेजी है जो इनको फॉलो करते हुए लोग करते हैं। जी ऑब्वियसली असाइलम के लिए भी लोग करते हैं जी। लेकिन मसला ये है कि जिस वक्त आप कोई भी एक मीडियम इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने कम्युनिकेशन का लोगों के साथ, तो उसमें आपको तमाम उस मुल्क के जहाँ पे वो देखा जा रहा है उस मुल्क के कवानीन का ख्याल रखना चाहिए, और ख़ास तौर पे उन लोगों के एहसासात को मजरू नहीं करना चाहिए जो आपको सुन रहे हैं। मैं पर्सनली जानता हूँ कुछ एक मखसूस जमात जिनके लिए ये थोड़ी बहुत एफर्ट किया करते थे, वो भी इनसे नाला हैं। वो भी इतने खुश नहीं हैं। वो भी ये कहते हैं कि हम भी इस रियासत का हिस्सा हैं, रियासत से आगे कुछ नहीं है। रियासत के ख़िलाफ़ जो काम करेगा, अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ उनको बुक करती हैं किसी मुकदमे में, उसे उनको किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाती हैं, तो ये काबिल तहसीन बात है और हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई ऐसा काम जो रियासत के मफाद में नहीं है और उसके ख़िलाफ़ है, उसको अनचेक्ड या अननोटिस नहीं जाना चाहिए। तो आप जिस तरह कह रहे हैं कि जो जमात जिसका हम नाम ले रहे हैं बार बार तहरीक इंसाफ, लेकिन कुछ होंगे जो इंडिविजुअल जिनको ये नहीं, जिस माइंडसेट को ये केटर करते हैं, जिस माइंडसेट के लिए ये वीडियोस बनाते हैं अपनी, उसमें भी कुछ हैं। जिस तरह कल्ट माइंडसेट की बात की इस वक्त ब्रिगेडियर साहब ने, जो यकीनी तौर पर सही है कि उस माइंडसेट को उन्होंने कैश किया है, लेकिन इसमें अर्निंग्स का भी तो एस्पेक्ट है हुसैन साहब, और ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की अर्निंग्स हैं इसमें जी, जो जिसको ये कैश कर रहे हैं, और फिर उसमें ऑब्वियसली लेकिन ये अपेरेंटली जो हालात हैं इन दोनों के, ये कोई यूट्यूब से अर्निंग इनकी प्राइमरी मोटिव नहीं है। प्राइमरी मोटिव इनका यही है, जैसे अब्दुल्ला गुल साहब ने भी कहा कि इनके नेक्सस रॉ MI6 या CIA से हो सकते हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से पाकिस्तान में डायकोटमी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ये किसी एजेंडे के बगैर मुमकिन नहीं है। तो और इसके लिए मेरे ख्याल से तमाम चीज़ों को मिलाकर जो है हमें इस वक्त कार्रवाई करनी होगी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा वक़ार साहब में ज्वाइन किया, और हमारे साथ हुसैन मुफ्ती साहब, अब्दुल्ला गुल साहब, इस जगह के बाद हम वाइंड अप करेंगे। हमारे साथ रहेगा। पाक फौज को निशाना बनाने, मनफी प्रोपेगेंडा करने, रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पर आदिल राजा, हैदर मेहदी और इस जैसे और अफराद जो कि ऐसे घिनौने अज़ाइम रखते हैं, उनके लिए एक डिटरेंस हम उम्मीद करते हैं इस फैसले से सेट होगी, और साथ साथ रियासत आखिरी हद तक जाएगी ऐसे अशखास को बेनकाब करने में, और इनके जो नेक्सस है गठजोड़ को बेनकाब करने में। इसमें कौन कौन शामिल है, हो सकता है ये किस तरह माली तौर पर ऑपरेट करते थे, इसके पीछे इनके अज़ाइम क्या थे, नैरेटिव क्या था जो प्रोपेगेट किया जाता था, क्यों किया जाता था, और किस तरह ये रियासत के अंदर रियासत को तोड़ने या रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में शामिल थे, और उसमें कौन सी आलमी क़ुव्वतें भी शामिल थी, सब कुछ किया बेनकाब। दीजिएगा फीडबैक जरूर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।